नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों, 19th सेंचुरी के टाइम पे यूरोप की पॉलिटिकल कंडीशन पूरे तरीके से बदल गई। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का जो भूचाल आया, उसकी वजह से यूरोप के अंदर इस्टेब्लिश पहले से मोनार्कियल सिस्टम्स की सारी जड़ें धीरे धीरे करके उखड़ने लगी और हर जगह नेशन स्टेट इस्टेब्लिश होने लगी। दोस्तों, नेशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी देश की गवर्नमेंट या फिर एक ऐसा देश जहां पे मेजॉरिटी लोगों के पास है, यानी जो गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है और लोगों के लिए ही सुनती है। यूरोप के अब तक के पॉलिटिकल इतिहास में हुए ये सारे चेंजेस एक दिन में नहीं हुए। इसके पीछे बहुत लंबा स्ट्रगल चला, जिसकी शुरुआत फ्रांस से हुई। दोस्तों, क्लास 9th में हम ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्रांस के अंदर ही सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन की चिंगारी ही यूरोप के अंदर बाकी कंट्रीज में आग की तरह फैली, जिसने यूरोप के डायनेस्टिक सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। फ्रांस के अंदर 1789 तक कंप्लीटली किंग रूल था, यानी पूरे फ्रांस के ऊपर लुई 16 जो उस टाइम पे किंग था, उसके हाथ में सारी पावर्स थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, उसकी वजह से मोनार्कियल सिस्टम की सारी पावर अब फ्रांस के ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बीच में ट्रांसफर हो गई, यानी मोनार्कियल सिस्टम्स की अब जड़ें उखड़ने लगी। फ्रांस में हुए इस रेवोल्यूशन से लोगों ने डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया कि अब फ्रांस की किस्मत और फ्रांस की गवर्नमेंट किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होगी, और अब फ्रांस को चलाने वाली पावर किसी एक किंग या फिर किसी एक डायनेस्टी के हाथ में नहीं होगी, बल्कि फ्रांस की कंप्लीटली पावर एक ऐसी गवर्नमेंट के हाथ में होगी जिसके लीडर्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स द्वारा चुने जाएंगे, यानी फ्रांस अब एक रिपब्लिक बनेगा। शुरू से ही फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड हुई और वो यूनाइट होने लगे। फ्रांस के अंदर नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बेसिकली ट्राई कलर का था, और उसके फॉर्मर फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया। लुई 16 के टाइम पे स्टेट जनरल्स की बॉडी को भी रिप्लेस कर दिया गया। अब उसकी जगह पे नेशनल असेंबली आ गई थी, जिसमें बेसिकली ऐसे लीडर्स थे जो फ्रांस के ऑर्डिनरी सिटीजन्स चुनकर भेजते थे। नेशनलिज्म की भावना को स्प्रेड करने के लिए नई नई तरीके की हाइम्स को कंपोस्ट किया गया। इसके अलावा नई नई शपथें ली गईं और शहीदों का गुणगान किया गया, और ये सब फ्रांस के नाम पर था। पुराने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को हटाकर अब एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया गया, जिसमें सारे सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज तैयार किए गए, यानी सबके लिए अब कानून एक बराबर रहेगा। सारी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस को हटा दिया गया। सामान के वेट्स को मेजर करने के लिए और लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया गया। रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को एनकरेज किया गया, क्योंकि ये पेरिस में बोली जाती थी और लिखी जाती थी, और अब ये पूरे नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये डिक्लेयर किया कि ये उनका मिशन और फ्रांस की किस्मत थी, जिसने फ्रांस को यूरोप के अंदर चल रहे किंग रूल से मुक्त कराया, और उन्होंने ये भी शपथ ली कि वो फ्रांस के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इस्टेब्लिश मोनार्कियल सिस्टम्स की जड़ें भी उखाड़कर फेंक देंगे। जब फ्रांस के अंदर हो रहे इवेंट्स की न्यूज़ यूरोप के बाकी शहरों में पहुंचने लगी, तो वहाँ के स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली मेंबर्स जैकोबियंस क्लब बनाने लगे। उनकी इन एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स की वजह से फ्रेंच आर्मीज़ का रास्ता खुलने लगा, और फ्रांस की आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड और यहाँ तक कि इटली के काफ़ी सारे पार्ट्स में 1790 में घुसने लगी। और जैसे ही रेवोल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट हुई, फ्रेंच आर्मीज़ ने अपना नेशनलिज्म का आइडिया फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़ में भी फैलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये समय नेपोलियन बोनापार्टे का था, जिसके अंडर में फ्रांस के साथ साथ उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ यानी बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्विट्ज़रलैंड, वेस्ट जर्मनी के ज़्यादातर पार्ट्स और नॉर्दर्न इटली के ज़्यादातर पार्ट्स उसके कंट्रोल में थे। फ्रांस के अंदर जो उसने चेंजेस करे थे, वही सारे चेंजेस उसने यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी करना स्टार्ट कर दिए। एक दिक्कत ये थी कि उसने फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसके लिए गए सारे फैसलों से नुकसान ही झेलना पड़ा। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अच्छा बना दिया,
यानी उसने उसमें कई पॉजिटिव चेंजेस करे। उसने पूरे सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बना दिया, यानी अब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। उसने अपना सिविल कोड निकाला 1804 का, जिसको नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। इस कोड के मुताबिक उसने बर्थ के ऊपर बेस सारे प्रिविलेजेस ले लिए और लॉ सबके लिए इक्वल कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया, यानी अब जिसके पास प्रॉपर्टी है वो उसका मालिक बन सकता है। इसके साथ साथ नेपोलियन ने डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया, उसे काफ़ी आसान बना दिया गया। उसने फ्यूडल सिस्टम को भी हटा दिया। इसके अलावा उसने सालों से चलती आ रही फ्यूडल सिस्टम के अंदर सर्वडम की प्रैक्टिस को भी कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया, यानी उसे हटा दिया। दोस्तों, सर्वडम की प्रैक्टिस यानी हिंदी में इसको दासत्व की प्रथा बोलते हैं। इस प्रथा के मुताबिक उस टाइम पे जो लैंड ओनर्स के अंडर में लैंड आता था, उसके ऊपर पीजेंट्स अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम करते थे और जिसके बदले में उन्हें लैंड ओनर्स के लिए सेवाएं देनी पड़ती थी। वो एक तरीके से उनके लिए दास बने हुए थे। तो ये बड़ी ही भयानक प्रथा थी और बेचारे पीजेंट्स कभी भी उस लैंड से छूट ही नहीं पाते थे। नेपोलियन ने गाँव के साथ साथ शहरों में भी कई तरीके की इम्प्रूवमेंट्स करी। उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने इम्प्रूव किया। पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वर्कर्स और नए बिजनेसमैन अपनी पाई इस नई फ्रीडम को अब इंजॉय कर पा रहे थे। बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लग गई कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी की वजह से अब सामान और कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश में इजीली पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंच आर्मीज़ यूरोप के अलग अलग पार्ट्स के अंदर लोगों को वहाँ से मोनार्कियल सिस्टम से मुक्त कराने के लिए आगे बढ़ रही थी। लोगों ने इसका स्वागत भी किया, जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वॉर्सा में फ्रेंच आर्मीज़ का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती एंथुजियाज्म ही था और धीरे धीरे करके ये दुश्मनी में बदल गया। जब ये बात साफ होने लगी कि भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। बढ़े हुए टैक्सेस, सेंसरशिप और फ्रेंच आर्मीज़ में लोगों की ज़बरदस्ती भर्ती से ये बात साफ होने लगी कि फ्रेंच आर्मीज़ पूरे यूरोप के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती है। और इन्हीं सारी बातों की वजह से फ्रांस द्वारा किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेजेस अब ढकने लगे और ये सारी बातें अब नज़र आने लगी। दोस्तों, आज हम यूरोप के कई देशों के बारे में जानते हैं, जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड। लेकिन उस समय ये सारे देश अलग अलग किंगडम्स, डच एंड काउंटर्स में बटे हुए थे, जिसके रूलर्स के अपनी अपनी टेरिटरीज उनके अंडर में थी। उस समय ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर था, यानी कई अलग अलग किंग यूरोप की अलग अलग टेरिटरीज में राज करते थे और इन सारी टेरिटरीज या इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वो सब अपने आप को एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं समझते थे, बल्कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे और अपनी आइडेंटिटी को अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर और अपने एथनिक ग्रुप से ही डिफाइन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करने वाले हैबिसबर्ग एम्पायर के अंदर बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले और रीजन्स में रहने वाले लोग आते थे। यहाँ जर्मन, इटालियन और कई डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम हंगरी में आधी पॉपुलेशन मैग्वायर लैंग्वेज बोलती थी और बाकी की आधी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस बोलती थी। इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी की भावना को प्रमोट करना आसान नहीं था। इन डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों की निष्ठा सिर्फ अपने किंग के प्रति ही थी। तो अब ये सवाल उठता है कि फिर नेशनलिज्म की फीलिंग और नेशन स्टेट का आइडिया लोगों में आया कैसे? दोस्तों, उस समय ज़्यादातर यूरोप की ज़मीनों पर एरिस्टोक्रेट्स या नोबल्स का कब्जा था, यानी जो किंग के नीचे आते थे और अपर क्लास के लोग होते थे। इनमें किंग के मिनिस्टर्स और बड़े ऑफिसर्स वगैरह आते थे। इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। देश के अंदर और बाहर की ज़मीनों पर इनका बहुत बड़ा पार्ट इनके अंडर में था। अपने डिप्लोमेटिक कामों के लिए ये लोग फ्रेंच बोलते थे। इनकी फैमिलीज आपस में शादी के बंधन से जुड़ी रहती थी। उस समय ज़्यादा पॉपुलेशन किसानों की थी। वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर छोटे किसान या वो किसान आते थे जो किराए पर खेती करते थे। इसके अलावा
सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में बहुत बड़ा लैंड जागीरदारों के अंडर में बटा हुआ था, जिस पर सर्फ खेती करते थे। दोस्तों, ये एक तरीके के स्लेव्स होते थे जो जमीनों से बंधे होते थे और उन्हें अपना पूरा जीवन उन्हीं जमीनों पर काम करना पड़ता था। और फिर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ की वजह से शहरों की ग्रोथ हुई और एक नई कमर्शियल क्लास उभर कर आई जो बेसिकली मार्केट में हो रही प्रोडक्शन पर डिपेंड थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के पार्ट्स में ये 19th सेंचुरी में जाकर हुई। इसी टाइम नए सोशल ग्रुप सामने आए, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एटसेट्रा। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये ग्रुप्स 19th सेंचुरी के एंड तक भी काफ़ी कम थे। बाद में जब नोबल्स या एरिस्टोक्रेट्स को मिलने वाले स्पेशल राइट्स जो उन्हें बाय बर्थ मिलते थे वो ख़त्म हुए, तब एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लास लोगों के बीच ही नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ पॉपुलर होने लगे। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लिबरल क्लास कौन है। बताता हूँ। उससे पहले हम लिबरलिज्म के वर्ड को समझते हैं। लिबरल मतलब फ्री, यानी उस समय न्यू मिडिल क्लास लोगों के हिसाब से लोगों के लिए आज़ादी और कानून के सामने इक्वालिटी, यही लिबरलिज्म का मतलब था। अगर हम पॉलिटिकली लिबरलिज्म के वर्ड को समझें तो पॉलिटिकली ये एक ऐसी गवर्नमेंट पर जोर देता था जो सारे लोगों की सहमति से बनी हो। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लिबरलिज्म का मतलब नोबल्स और क्लर्क्स को मिलने वाले फ़ायदों को ख़त्म करवाना था, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने और लोगों द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट से ही हो सकता था। लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनरशिप पर भी जोर देते थे। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है, उस टाइम पर ये लोग ये भी सोचते थे कि वोट देने का राइट सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो या तो काफ़ी अमीर हो या जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जब जैकोबियन गवर्नमेंट आई थी, तब सिर्फ कुछ दिनों के लिए सभी मेल्स को वोट देने का अधिकार मिला, हालांकि वुमेन्स को तो तब भी नहीं मिला। लेकिन नेपोलियन कोड के बाद तो ये राइट्स फिर से कम हो गए। आप ये लगा लो कि पूरी 19th सेंचुरी बेचारी वुमेन और वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो स्ट्रगल करते रहे अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए। अगर हम इकोनॉमिक के हिसाब से लिबरलिज्म के वर्ड को समझे तो उसका मतलब ये था कि मार्केट्स की फ्रीडम और गुड्स और कैपिटल्स का एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के आना जाना। 19th सेंचुरी के टाइम पर मिडिल क्लास लोगों की ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को समझाऊं तो ये मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको एक देश से दूसरे देश तक अपना सामान ले जाना है। बीच में बहुत सारी स्टेट्स पड़ती हैं और बहुत सारे कस्टम बैरियर्स पड़ते हैं और हर बैरियर पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दिक्कत यहाँ नहीं ख़त्म होती, अब हर स्टेट की करेंसी भी अलग अलग है, वहाँ के सामान तोलने के लिए अपने वेट्स और मेजरमेंट्स भी अलग अलग हैं, जिसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जो बंदा बिजनेस करने जाता था उसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था और वो परेशान हो जाता था। इसीलिए ये लोग चाहते थे कि गुड्स और कैपिटल आने जाने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। फिर 1834 में एक कस्टम यूनियन जिसे ज़ोल्वेरियन बोला गया वो बनाया गया। इसने सारे बैरियर्स पर लगने वाले टैरिफ्स या शुल्क हटा दिए और सारी अलग अलग करेंसी को रिड्यूस करके टोटल 2 करेंसीज तक लिमिट कर दिया गया। फिर आगे चल के रेलवे की डेवलपमेंट भी हुई, जिसकी वजह से और ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। तो उस टाइम पर इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए उन्होंने नेशनलिज्म को और आगे बढ़ाया। दोस्तों, अब बात करते हैं ईयर 1815 की, जब नेपोलियन की हार हुई। तो उस समय यूरोपियन गवर्नमेंट कंजर्वेटिज्म की फीलिंग से भरी हुई थी। दोस्तों, कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो मानते थे कि पहले से इस्टेब्लिश सोसाइटी में चर्च, सोशल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और फैमिली को बनाए रखना चाहिए। यानी वो लोग ये चाहते थे कि जो रेवोल्यूशन से पहले चलता रहता था वैसा ही चलता रहे और कोई चेंज ना हो। लेकिन फिर भी ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स को ये पता लग चुका था कि नेपोलियन जो मॉडर्नाइजेशन लेकर आया था उसने मोनार्कियल सिस्टम को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया था। जैसे एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक डायनामिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म और सर्वडम को हटाकर यूरोप की किंग या मोनार्कियल सिस्टम को मजबूत किया जा सकता था। ये नेपोलियन ने पहले भी प्रूफ कर दिया था। हुआ ये कि 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। वो सब यूरोप की सेटलमेंट के लिए वियना में मिले।
इस इवेंट में होस्ट थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिच। इस इवेंट्स के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1815 की वियना की ट्रीटी तैयार की, यानी वियना संधि, जिसका एम ये था कि नेपोलियन के टाइम पर हुए सारे चेंजेस को ख़त्म किया जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर हटाए गए बर्बन किंगडम को फिर से लाया गया और नेपोलियन के टाइम पर फ्रांस के अंदर जीते गए कई हिस्सों को भी खो दिया गया। फ्रांस की बाउंड्रीज पर कई स्टेट्स लगा दी गई ताकि फ्रांस फ्यूचर में अपने एरिया को एक्सपेंड ना कर सके, और साथ साथ नॉर्थ में नीदरलैंड्स का किंगडम इस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसमें बेल्जियम और साउथ में जियोना जोड़ दिया गया। पुरशिया को इसकी वेस्टर्न बाउंड्रीज पर नए एरियाज दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का एक पार्ट दे दिया गया। इसके अलावा ईस्ट में रशिया को पोलैंड का एक पार्ट दे दिया गया, जबकि पुरशिया को सैक्सनी का एक पार्ट दे दिया गया। ये सब करने का मेन एम ये था कि मोनार्कियल सिस्टम को फिर से वापस लाना था, जो कि नेपोलियन ने अपने टाइम पर हटा दिया था, और साथ में पूरे यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना भी था। दोस्तों, उस टाइम पर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोप चला रही थी, वो ऐसे इवेंट्स या एक्टिविटीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो उनके खिलाफ हों या उनके अपोज हों। इसीलिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लॉ बनाए, जो न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज और सॉन्ग्स में एक्सप्रेस लोगों की फीलिंग, थिंकिंग और गवर्नमेंट के बारे में उनके व्यूज़ पर कंट्रोल रखती थी। वो प्रेस की फ्रीडम को भी दबा के रखते थे और अपने खिलाफ ना कुछ छपने देते, ना गाने देते और ना परफॉर्म होने देते। 1815 के बाद के सालों में ज़्यादातर रेवोल्यूशनरीज को गवर्नमेंट के दबाव से बचाने के लिए अंडरग्राउंड कर दिया गया। पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी जो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करती थी और अपने आइडियाज़ को फैलाती थी। अगर आपको रेवोल्यूशनरी बनना होता है तो आपको ये शपथ लेनी पड़ेगी कि आपको मोनार्कियल या किंग रूल वाले सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना होगा। उस टाइम रेवोल्यूशनरीज ये मानते थे कि अगर नेशनलिज्म की फीलिंग को आगे बढ़ाना है तो नेशन स्टेट्स क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था जिसेपी मजीनी, जो जेनेवा में 1807 में पैदा हुए थे। वो इसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने। जब उनकी उम्र 24 साल की थी तो लिंग्वेरिया में रेवोल्यूशन करने के लिए उनको एग्जाइल करवा दिया गया, यानी उनको बैन करवा दिया गया। इसके बाद उन्होंने देखते ही देखते 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बना दी, जिसका नाम था यंग इटली, जो उन्होंने मार्शैलीज में बनाई, और दूसरी थी यंग यूरोप, जो उन्होंने बर्न में बनाई। इन सोसाइटीज़ में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के यंग लड़के हिस्सा लेते थे। जिसेपी मजीनी ये मानते थे कि पूरा नेशन एक बनना चाहिए ताकि सारे लोग इसमें इक्वली रहें। वो ये मानते थे कि इटली के अंदर स्मॉल स्टेट्स और अलग अलग किंगडम्स नहीं चल सकते, बल्कि एक देश बनना चाहिए, उसे कंप्लीट एक रिपब्लिक नेशन बनाना है। उनके विजन और मॉडल को देखते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। मजीनी के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और मोनार्कियल सिस्टम्स के खिलाफ उनकी कोशिशों से कंजर्वेटिव्स डरने लगे। जैसे जैसे वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, यूरोप के अलग अलग टेरिटरीज में नेशनलिज्म और लिबरलिज्म की भावना भी फैलने लगी। लिबरलिज्म और लिबरल्स के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूरोप के कई हिस्सों में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई, जैसे इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर की कई प्रोविंसेस, और यहाँ तक कि आयरलैंड और पोलैंड में भी। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर को आज हम टर्की के नाम से भी जानते हैं। ये रेवोल्यूशंस को फैलाने वाले लिबरल नेशनलिस्ट थे, जिनमें ज़्यादातर एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग आते थे। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स। सबसे पहला रिवॉल्ट फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। 1815 में जिस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने फ्रांस में बर्बन किंगडम को फिर से गद्दी पर बिठाया था, उन्हें लिबरल नेशनलिस्ट ने मिलकर फिर से हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की, जिसका हेड उस टाइम पर लुइस फिलिप बना। एक बार मेटरनिच ने भी एक कहावत कही थी कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि फ्रांस में कोई भी रेवोल्यूशनरी इवेंट होने पर उसकी चिंगारी यूरोप में आग की तरह फैलती है। जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे ब्रसेल्स में विद्रोह भड़क उठा, जिसके बाद बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। दोस्तों, ब्रसेल्स बेल्जियम की ही कैपिटल है। इसके अलावा अब बात करते हैं
एक ऐसे इवेंट की जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड लोगों के बीच नेशनलिस्ट की फीलिंग को स्प्रेड किया, और वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15th सेंचुरी में ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ग्रीस में इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट हुआ। ग्रीस में रह रहे नेशनलिस्ट को दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे ग्रीक्स का भी सपोर्ट मिलने लगा, और कई वेस्टर्न यूरोपियंस का भी सपोर्ट मिलने लगा, जिनको एंशिएंट ग्रीक कल्चर के रिगार्डिंग कुछ सिंपत्ति थी। पोएट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीस के लिए उसके ऊपर कब्जा करने वाले मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ पब्लिक सपोर्ट गेन किया। एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने फंड्स इकट्ठे करे और बाद में वो वॉर भी लड़ने गए, जहां 1824 में फीवर से उनकी मृत्यु हो गई, और एट लास्ट 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के मुताबिक ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। दोस्तों, नेशनलिज्म के डेवलपमेंट सिर्फ वॉर्स और एक्सपेंशंस की वजह से ही नहीं हुई, बल्कि कल्चर ने भी नेशन को क्रिएट करने के आइडिया में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। जैसे आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने और उसे शेप देने में बहुत मदद की। आइए दोस्तों, अब हम उससे रिलेटेड वर्ड रोमांटिसिज्म को देखें। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट थी जो कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट या नेशनलिज्म की भावना को फैलाने का काम करता था। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली लॉजिक, रीज़न और साइंटिफिक फैक्ट्स को क्रिटिसाइज करते थे, यानी उसकी आलोचना करते थे। ये लोग इंस्टीट्यूशंस, इमोशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पर फोकस करते थे। उनकी कोशिश थी कि पास्ट में उनके कल्चर और कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग को नेशन क्रिएट करने के लिए बेस बनाया जाए। उस समय के जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड जैसे रोमांटिसिस्ट ने यह क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर कॉमन लोगों में ही बसा हुआ है। फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस की वजह से नेशन की सच्ची फीलिंग को दिखाया जाता था। उस समय वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग लोकल एरियाज में बोले जाने वाली अलग अलग लैंग्वेजेस पर जोर दिया जाता था। लोगों को ये बोला जाता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ करें। इसके अलावा फोक कल्चर को इकट्ठा करने के लिए भी बोला जाता था। दोस्तों, इन दोनों का एम यही था कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। स्पेशली अगर हम पोलैंड का केस देखें तो 18th सेंचुरी के एंड में उस टाइम की सुपर पावर्स जैसे रशिया, पुरशिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने पोलैंड को डिवाइड कर दिया था, लेकिन फिर भी नेशनल फीलिंग को म्यूज़िक और लैंग्वेज ने जिंदा रखा। लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया नेशनल फीलिंग को डेवलप करने में। जब पोलैंड के बहुत बड़े एरिया पर रशिया का कब्जा हो गया था, तब स्कूल्स में पॉलिश लैंग्वेज को ज़बरदस्ती हटाकर रशियन लैंग्वेज को लाया गया। 1831 में रशिया के अगेंस्ट एक आर्म रिवॉल्ट हुआ, जिसे कुचल दिया गया। इसके बाद बहुत लोगों ने नेशनलिज्म की ताकत बढ़ाने के लिए लैंग्वेज को एक हथियार के तौर पर यूज़ किया। चर्च में होने वाले इवेंट्स और धार्मिक शिक्षाओं में पॉलिश का यूज़ होने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में चर्च के फादर या प्राइस्ट को जेल में डाल दिया गया और उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया गया। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने रशियन लैंग्वेज को यूज़ करने से मना कर दिया था। शुरू से ही पोलैंड में रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट पॉलिश लैंग्वेज स्ट्रगल के सिंबल के तौर पर देखी गई। दोस्तों, अब बात करते हैं ईयर 1830 की। साल 1830 यूरोप में बहुत भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। 19th सेंचुरी के स्टार्ट से ही पूरे यूरोप में बहुत बड़े लेवल पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। परिणाम ये हुआ कि नौकरियां कम हो गई और नौकरियां ढूंढने वाले ज़्यादा हो गए। विलेजेस की पॉपुलेशन शहरों में जाने लगी और वहाँ गरीब बस्तियों में रहने लगी। क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया था, हुआ ये कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को इंग्लैंड से आने वाले सस्ते सामान जो कि मशीनों से बनते थे, स्पेशली टेक्सटाइल, उनसे बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा। यूरोप के वो हिस्से जहां एरिस्टोक्रेसी अभी पावर एंजॉय कर रही थी, वहां किसानों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। वो फ्यूडल ड्यूज और जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे हुए थे। खाने पीने की चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने या किसी साल फसल के ख़राब होने के कारण तो शहर और गाँव में बहुत बड़े लेवल पर गरीबी फैल जाती थी। 1848 का साल ऐसा ही एक साल था। खाने पीने की कमी और बढ़ती बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और लुइस फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली ने एक ऐसी रिपब्लिक नेशन का डिक्लेरेशन कर दिया जहां 21 ईयर से अबव सभी एडल्ट मेल को वोट देने का राइट दिया गया
और राइट टू वर्क भी प्रोवाइड किया गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए नेशनल वर्कशॉप्स भी सेटअप की गई। इससे पहले कि अगर हम 1848 से पहले के सालों में देखें तो हमें पता चलेगा कि काम के लिए कितनी मारामारी थी। दोस्तों 1845 में सिलेसिया में कपड़ा बुनने वालों ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर तैयार कपड़ा लेते थे, लेकिन दाम बहुत कम था। काम के लिए बेताब लोगों का गलत फ़ायदा उठाकर उनसे कम कीमत पर कपड़ा लिया जाता था। 4 जून को दोपहर 2 बजे कपड़ा बनाने वालों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स की कोठियों पर जा पहुंची। वो लोग ज़्यादा मजदूरी की मांग करने लगे, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और उन्हें धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में घुस गई और खिड़कियां, फर्नीचर और बर्तन वगैरह सब तोड़ गया। उनके दूसरे ग्रुप ने गोदामों में घुसकर कपड़ों के अनेक भंडार को लूटकर उसे फाड़ डाला। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली को लेकर भाग गया और फिर 24 घंटे के बाद वो आर्मी को साथ लेकर लौटा और फिर आर्मी और भीड़ के बीच जो टकराव हुआ उसमें 11 कपड़े बुनने वाले लोग मारे गए। 1848 में जब पूरे यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से भरे किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसी समय एजुकेटेड मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन भी चल रहा था। फरवरी 1848 के इवेंट से फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम हट गया था और रिपब्लिक सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन यूरोप की कुछ स्टेट्स अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर। वहाँ के लिबरल मिडिल क्लास के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की और नेशनलिज्म की ओर कदम बढ़ाया। इसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एसोसिएशन और ग्रुप्स बनाने की फ्रीडम की डिमांड की। जर्मनी के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशंस ने मिलकर फ्रैंकफर्ट में एक जर्मन असेंबली क्रिएट करने के लिए वोटिंग की। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी स्थान ग्रहण किया। यह पार्लियामेंट का अरेंजमेंट सेंट पॉल चर्च में हुआ। पूरे जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। इसकी कमांड एक राजा के हाथ में दे दी, जिससे फैसले कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग लेने थे। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रुशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को क्राउन पहनाने की कोशिश की तो उसने अस्वीकार कर दिया। उसने उन किंग्स का सपोर्ट किया जो इस असेंबली के विरोधी थे। हुआ ये कि नोबल्स और मिलिट्री के विरुद्ध आवाज़ें तो उठने लगी, लेकिन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कमज़ोर होता चला गया। पार्लियामेंट में मिडिल क्लास लोगों का डोमिनेंस ज़्यादा था और उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध कर दिया, जिससे उन्होंने उनका सपोर्ट भी खो दिया और एट लास्ट में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। इसके अलावा वुमेन्स को तो पॉलिटिकल राइट्स तक नहीं मिले और सालों से वुमेन्स ने एक्टिवली अपने राइट्स के लिए पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स निकाले, पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया। इसके बावजूद असेंबली के इलेक्शन में भी उनकी वोटिंग राइट्स को डिनाई कर दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बैठी थी, तब वुमेन्स को सिर्फ गैलरी में विजिटर्स के तौर पर जगह दी गई थी। ये तो सच है कि 1848 में कंजर्वेटिव सरकारों ने लिबरल मूवमेंट को दबा तो दिया, लेकिन पहले जैसा शासन अब वो नहीं चला पाए। उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने लिबरल्स को कुछ कंसेशंस या रियायत नहीं दी तो रेवोल्यूशनरी इवेंट्स होते रहेंगे। इसीलिए 1848 के बाद के सालों के ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल सिस्टम ने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे चेंजेस करना चालू कर दिए। सर्वडम और बॉन्डेड लेबर की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया और अब हैबिसबर्ग रूलर ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा पावर्स दे दी। दोस्तों, ईयर 1848 में यूरोपियन कंडीशंस बहुत तेज़ी से बदलने लगी। कंजर्वेटिव लोगों ने नेशनल सेंटिमेंट्स को यूज़ करके स्टेट पावर को बढ़ाने और पूरे यूरोप में पॉलिटिकल कब्जा करने की कोशिश की। जर्मनी एंड इटली में भी यही हुआ। ये दोनों मिलकर नेशन स्टेट्स बनी। जैसे कि हमने पिछले 3 पार्ट्स का कंक्लूजन देखा है कि यूरोप में ज़्यादातर लोग मोनार्कियल सिस्टम को हटाकर नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे। जर्मनी में 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में नेशनलिज्म की भावना फैल रही थी, जिसकी वजह से वो सारी जर्मन के अलग अलग किंगडम्स को एक करके नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे, जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। इन लिबरल मिडिल क्लास के लोगों को मोनार्कियल सिस्टम और मिलिट्री दोनों ने मिलकर बांधने की कोशिश करी, जिसमें उनका साथ दिया प्रुशिया के बड़े लैंड ओनर्स ने। इसके बाद हुआ ये कि नेशनलिज्म की भागदौड़
पुरशिया ने संभाली और वहाँ से नेशनल यूनिफिकेशन की मूवमेंट में पुरशिया लीडर बनकर उभरा, जिसमें मेन रोल निभाया पुरशिया के चीफ मिनिस्टर ऑट्टो वन बिस्मार्क ने। इन्होंने पुरशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मदद ली। अगले 7 सालों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए 3 युद्धों में पुरशिया को जीत मिली और नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जनवरी 1871 में पुरशियन किंग विलियम वन को जर्मनी का एम्पीरियर या सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की कड़कड़ाती ठंड में जर्मन स्टेट्स के किंग्स, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स और पुरशियन मिनिस्टर, जिनमें ऑट्टो वन बिस्मार्क भी थे, जर्मनी के हॉल ऑफ मिरर्स में इकट्ठे हुए और नए जर्मन एम्पायर को बनाया, जिसके हेड केजर विलियम सेकंड, जो कि पुरशिया के थे, उनको नियुक्त किया गया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये चल क्या रहा है। दोस्तों, उस समय जर्मनी बहुत सारी स्टेट्स में बटी हुई थी, जिनमें पुरशिया बहुत बड़ी स्टेट थी। तो पुरशिया के चीफ मिनिस्टर ऑट्टो वन बिस्मार्क यही चाहते थे कि जर्मन की सारी स्टेट्स को जोड़कर एक कंप्लीट जर्मन एम्पायर बनाया जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस पुरशिया का दिखे। ये कंजर्वेटिव्स थे और इसी प्रोसेस को जर्मन यूनिफिकेशन भी कहते हैं, और हुआ भी यही। अब जो जर्मनी कंप्लीट एक नेशन बनकर उभरा, तो इसमें ज़्यादा डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस पुरशिया का ही दिखता था। जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने पर भी बहुत जोर दिया गया। पुरशिया ने जो कुछ भी किया वो पूरे जर्मनी में बाकी स्टेट्स के लिए एक मॉडल बन के उभरा। आइए अब बात करते हैं इटली यूनिफिकेशन की। जर्मनी की तरह ही इटली में भी बहुत पहले से पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था। जर्मनी की तरह ही इटली भी बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था। 19वीं सेंचुरी के मिडल में इटली में 7 स्टेट्स थे, जिनमें से सिर्फ एक स्टेट, जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट में इटालियन राजघराने का रूल था। इटली के नॉर्थ पार्ट पर ऑस्ट्रियन हैबिसबर्ग्स का रूल था। इसके अलावा मिडल में पोप रूल किया करते थे और इटली के सदर्न पार्ट में स्पेन के बर्बन किंग्स का रूल था। इटालियन लैंग्वेज भी हर जगह नहीं चलती थी। 1830 में जिसेपी मजीनी ने पूरे इटली को एक रिपब्लिक नेशन बनाने के लिए एक प्रोग्राम निकाला। दोस्तों, जिसेपी मजीनी के बारे में मैं अपने पहले के पार्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था कि उन्होंने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। दोस्तों, इनकी फाउंड की गई यंग इटली सीक्रेट सोसाइटी यूरोप के अंदर रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में काफ़ी सफल हुई। इन्होंने इटली के अंदर इटली यूनिफिकेशन के लिए एक नारा भी निकाला, वन फ्री इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नेशन। इन्होंने इटली के अंदर रेवोल्यूशनरी इवेंट्स को बहुत सफल बनाया और इटली यूनिफिकेशन में एक अहम भूमिका निभाई। ईयर 1831 और 1848 में रेवोल्यूशनरी इवेंट्स के फेल हो जाने के बाद इटली को एक बनाने की जिम्मेदारी नॉर्थ के सार्डिनिया पिडमॉन्ट के किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड पर आ गई। दोस्तों, हुआ ये कि 1859 में सार्डिना पिडमॉन्ट ने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक संधि करी और मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया। लेकिन इस सब के पीछे हाथ था एक आदमी का, और वो था चीफ मिनिस्टर कैवियोर। कैवियोर इस सारे पॉलिटिकल प्लान को सक्सेसफुल बनाने में अमित शाह की भूमिका निभा रहा था। आइए बात करते हैं इटली को यूनिफाइड करने की। इटली को यूनिफाइड करने में एक आदमी का रोल और भी था, और वो थे जिसेपी गैरिबाल्डी। जिसेपी मजीनी की तरह ही जिसेपी गैरिबाल्डी ने भी इटली यूनिफिकेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने इटली के नॉर्थ पार्ट और इटली के साउथ पार्ट को एक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्स गोरिल्ला सोल्जर्स को साउथ इटली में एंटर करवाया। दोस्तों, 1860 में ये अपने आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलियो के स्टेट्स में एंटर कर गए और वहाँ से स्पेन के रूलर्स को हटाने के लिए लोकल फार्मर्स का सपोर्ट गेन कर लिया। 1861 में जब इटली पूरी तरह से एक रिपब्लिक नेशन बन गया, तब किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को नए इटली का किंग बना दिया गया। हालांकि ज़्यादातर इटालियन पॉपुलेशन अभी भी पढ़ी लिखी नहीं थी और इसकी वजह से वो नेशनलिज्म के आइडिया को काफ़ी टाइम तक नहीं समझ पाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की। 18वीं सेंचुरी से पहले ब्रिटेन जैसा कोई देश था ही नहीं। उस टाइम वहाँ अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश। हर एक ग्रुप का अपना पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रेडिशन था।
लेकिन इंग्लिश नेशन धीरे धीरे ग्रो होने लगा। उसकी वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर बढ़ रही थी। तो हुआ ये कि बाकी के सराउंडेड आइलैंड्स के ऊपर भी वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहा था। 1688 में ब्रिटेन पार्लियामेंट ने मोनार्कियल सिस्टम की पावर को छीन लिया था। इसके पीछे बहुत लंबा टकराव और संघर्ष चला था। ईयर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाता है, वो बनाया गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाद में जाके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना, जिसमें इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहा था। उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का डोमिनेंस ज़्यादा था। ब्रिटिश कल्चर के बढ़ने से स्कॉटलैंड के कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दबने लगे। स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया गया। उन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने और अपनी नेशनल ड्रेस पहनने के लिए भी मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो अपने देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। आयरलैंड बेसिकली दो तरह के लोगों में बटा हुआ था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। उस टाइम इंग्लिश लोगों ने प्रोटेस्टेंट की हेल्प करी ताकि वो कैथोलिक कम्युनिटी के लोगों के ऊपर दबाव बना सकें और लोगों पर वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकें। बदले में कैथोलिक्स ने परेशान होकर जो रिवॉल्ट्स करे, उन्हें ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। ईयर 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया, जिसमें डोमिनेंस इंग्लिश कल्चर का था। ब्रिटेन में नए सिंबल्स बनाए गए, ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटेन का नेशनल एंथम जो कि गॉड सेव अवर नोबल किंग था, और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। पुराने सारे नेशंस इसके सपोर्टर्स के तौर पर ही रह गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 18th एंड 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट की, जिन्होंने नेशन को एक पर्सन या इमेज दिखाने का एक नया रास्ता निकाला। नेशंस को फीमेल फिगर्स के तौर पर प्रेजेंट किया गया ताकि लोग नेशनलिज्म की फीलिंग से कनेक्ट कर पाएँ। दोस्तों, फीमेल फिगर को इसलिए चुना गया ताकि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्सप्रेस किया जा सके। अलग अलग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब हमारे भारत में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस समय भारत माता की इमेज बनाई गई थी। ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम अलग अलग आर्टिस्ट ने फ्रीडम, लिबर्टी और रिपब्लिक जैसे आइडियाज़ को दिखाने के लिए फीमेल फिगर्स का यूज़ किया। फ्रांस में इस फीमेल फिगर को मेरिनी बोला गया, जो एक अपने आप को एक नेशन के तौर पर प्रेजेंट करती थी। उससे जुड़े सिंबल्स बनाए गए, जैसे रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेड, जो लिबर्टी और रिपब्लिक के आइडिया को रिप्रेजेंट करते थे। मेरिनी के स्टैचूज़ फ्रांस में जगह जगह पब्लिक प्लेसेस में लगाए जाते थे ताकि लोगों में यूनिटी की भावना हमेशा बनी रहे और उनको याद रहे कि नेशनलिज्म को हमें आगे चलकर और बढ़ाना है। और बाद में मेरिनी की इमेजेस भी कॉइन्स और स्टैम्प्स पर छपने लगी। सिमिलरली जर्मनी में भी यही हुआ। जर्मनी में भी नेशनलिज्म को शो करने के लिए इसी तरीके की फीमेल फिगर बनाई गई, जिसे जर्मेनिया का नाम दिया गया। जर्मेनिया की इमेज के अंदर उसके सिर के ऊपर ओक से बनी हुई लीव्स का एक क्राउन पहनाया गया, क्योंकि ओक हीरोइज्म की फीलिंग को प्रमोट करता था। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।